यहाँ पे भाज्य कितना है 40, तो 40 इक्वल टू क्या होगा भाजक, भाजक यहाँ पे कितना है 4, भाजक की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, इंटू भागफल, भागफल क्या है यहाँ पे, भागफल 10 आया है, 10, और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो देखो 4 गुणा 10 कितना होता है 40, तो देखो 40 इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये प्रमेय यही कहती है कि जो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर, उसको जब हम इक्वल करते हैं तो किसके इक्वल आता है, भाज्य के इक्वल, ठीक है। प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये वाली हमें जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में काम आएगी, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो अभाज्य संख्या आती है क्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, उसके बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, ठीक है। तो इनके गुणनफल के रूप में लिखना होता है किसी भी संख्या को, जैसे कोई संख्या लेते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा जिसमें ऑर्डर का कोई, ठीक है, उनका जो क्रम रहेगा ना उसका कोई वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक 4 एक भाज्य संख्या है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं जिसमें इसका क्रम का कोई, जैसे एक अभाज्य संख्या लेते हैं 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो देखो 2 × 2 4, 4 × 3 12, ठीक है। तो ये क्यों, कौन सी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया इसको हमने, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो ये प्रमेय 1.1 यही कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा गुणनफल जो गुणनखंड है ना अभाज्य गुणनखंडों का क्रम, ठीक है, क्रम हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अद्वितीय है, ठीक है। तो क्रम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 2, ठीक है। तो इसमें जो इनका क्रम है उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रमेय है हमारी, ठीक है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इनका उपयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ, एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तन। तो दो या दो से अधिक पूर्णांकों का एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी पूर्णांकों को विभाजित कर सके, ठीक है, एचसीएफ कहलाती है। अर्थात संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है, एचसीएफ कहलाता है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 4 और यहाँ पे, ठीक है, 12 लिया, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सानिया, 4 के अभाज्य गुणनखंड बताओ जल्दी से। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड है इसके। हाँ। और बा, हाँ 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 6, 6 को लिखेंगे 2 × 3, ठीक है। तो देखो इसमें जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का एचसीएफ सबसे सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं के पूर्णांकों को विभाजित कर सके, ठीक है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। तो देखो इसमें 2 की घात कितनी है 2, और इसमें 2 की घात 2 है और 3 है, ठीक है, इसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है, घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इस इन दोनों में उभयनिष्ठ 2 ही है, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या है इन दोनों में, 2 2, 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात, ठीक है। तो एच सी एफ इक्वल टू, तो देखो उभयनिष्ठ दो, दोनों में 2 की घात 2 2 है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 2 की घात 2 इक्वल टू 4, इसका जो एच सी एफ आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझे, समझ में आया कि नहीं आया।
आया या नहीं आया समझ में? कुछ तो बोलो। नहीं आया? ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8 और 24 लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सही है। दो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि दो कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। और 24 को लिखेंगे हम 2 इंटू 12, ठीक है। और 12 को क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है। लेकिन 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो 4 को भी, ठीक है, वापस इसके 4 के भी टुकड़े कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 के टुकड़े कर लिए मैंने, 2 इंटू 2, ठीक है। और 3 को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 2 × 2 = 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके 2 का भाग देते हैं, 4 आता है, फिर 4 में 2 का भाग देते हैं, फिर 2 आता है, फिर 1, 8 के तो ये होंगे, दो ये दो। ऐसे ही हम इसके करते हैं, 24 के इधर लिख के, ऐसे करते हो ना आप। यस। तो 24 के करेंगे तो क्या आएंगे, 12 बार जाएगा, फिर बाद में 2 का देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 3 बार देंगे, फिर 3 का देते हो तो ऐसे करते हो। तो ये अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो देखो इसको लिख लेंगे मैं 2 की पावर 3 और इंटू 3। तो देखो इस इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो दो। उभयनिष्ठ। दो कॉमन है, तो इसकी घात कितनी है, 3 3 है दोनों में, तीन। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 इक्वल टू कितना होता है, 2 की घात 3, 8। तो एचसीएफ निकालना समझ में आया। तो एचसीएफ एक्चुअल में, एचसीएफ में वो संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, देखो ये दो या दो से अधिक अधिक पूर्णांकों का एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ बड़ी होती है ऐसे तो, नाम से बोल रहे हैं ना कि एचसीएफ, ऐसे नहीं, इसके नाम में पता चल रहा है महत्तम। महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन समावर्तक। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन तो हाईएस्ट यही है ना, 2 की घात 3। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, 2 की घात 3, इससे ज्यादा उभयनिष्ठ थोड़ी है कोई, ठीक है। तो जो एचसीएफ आता है उसका हम दोनों संख्याओं में भाग जाता है, देखो 8 का 8 में भी भाग जाता है और 8 का 24 में भी भाग जाता है। तो एचसीएफ का हमेशा संख्याओं में भाग जाता है, ठीक है। अभी एलसीएम की बात करते हैं। तो देखो एलसीएम के लिए, देखो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं में पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि अर्थात संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। इसी संख्या का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो एचसीएफ तो 8 आ गया, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसमें तो, जो कॉमन है उसमें तो सबसे बड़ी घात ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3। और जो कॉमन नहीं है ना, उभयनिष्ठ नहीं है, उसको भी लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें 2 की घात 3 तो 8 आ जाएगा, और 3, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, ठीक है। आया समझ में? एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसमें सबसे बड़ी घात, ठीक है। और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है ना उसमें, उसको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल है उनसे समझते हैं। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल है, उसको मैंने आगे कर रखा है, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये रहा। ठीक है, इसको करते हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, 6 और 24 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, 2 का भाग देंगे इसमें। भाजकता के नियम पढ़े थे कल हमने, तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, ठीक है, 3 बार। फिर इसमें 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बताओ 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 का भाग देंगे 10 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5,
ठीक है। तो इसका सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है ना उसमें सबसे छोटी घात लेते हैं उभयनिष्ठ में। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दो। ठीक है। तो दो में सबसे छोटी घात क्या है, दो की घात एक, क्योंकि यहाँ पे दो की घात दो तो बड़ा है ना। तो दो की घात एक इसमें भी है, दो की घात एक इसमें भी है, मतलब दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। यहाँ पे तो दो दो बार है ना, दो दो बार है, इसमें दो एक बार है, तो हम ओनली कौन सा लेंगे, एक एक वाला। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आया समझ में। एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ होता है उसमें सबसे छोटी घात वाला लेते हैं हम एचसीएफ में। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसमें सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात क्या है, दो की घात दो। और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लिख लेते हैं, तीन को लिख लेंगे और पांच को लिख लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना होता है, 60। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। आया समझ में। कोई डाउट है इसमें, पूछो कोई डाउट हो तो। निकिता कोई डाउट। इस सवाल में कोई डाउट है कि इस एग्जाम्पल में। सानिया आपको। नो सर। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर अभाज्य गुणनखंडों में एचसीएफ में तो हम क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात। ठीक है। और एलसीएम में क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ में तो सबसे बड़ी घात, और जो बच गए ना जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो देखो, तीन इसमें है, इसमें नहीं है तो उसको लिख लिया। पांच इसमें है, इसमें नहीं है तो उसको भी लिख लिया। मतलब जो बाकी जो बच जाते हैं उनको लिख लेते हैं हम किसमें, एलसीएम में। आई समझ में। ठीक है। पीछे चलते हैं वापस। तो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध पढ़ते हैं। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, देखो, किन्हीं दो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी, उनका एचसीएफ अगर ए बी है और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम है, तो उनके जो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज समझ में आई क्या। तो मतलब कि उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये संबंध ध्यान है क्या, पढ़ा था पहले। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये पढ़ा था क्या आपने कहीं। नहीं क्या सर। हुआ, नहीं पढ़ाई। यदि दो संख्याएं दे रखी है तो उनके उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें करते हैं। ठीक है। देखो, इन दोनों दोनों संख्याएं कितनी है बताओ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अलग पेन से लिखता हूँ। ठीक है। ये दोनों संख्याएं कितनी है, 6 6 इंटू 20। ठीक है। और इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दो आया था, दो आया था ना एचसीएफ। मुझे बेटे की हड्डी बना रही है। और इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है इनका, 60। ठीक है। तो देखो, इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा इन दोनों का गुणा, 120। और इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 120। देखो, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल टू उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, ये संबंध है, ये इसका रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो देखो, दोनों संख्याएं कितनी है, 6 और 12, वो 6 और 20। 6 और 20 का गुणा 120 होता है, और उनका एचसीएफ कितना है, दो। और उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम उसका 60 है। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी 120 आ रहा है, और उन दोनों संख्याओं का गुणा भी 120 आ रहा है। तो ये संबंध याद रखना। ठीक है।
इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी मतलब ए बी का एचसीएफ गुणा एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब उन दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर कोई संख्याएं ए बी, तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। ये वाला जो नियम है ना, ओनली दो दो संख्याओं के लिए लागू होता है, ए और बी के लिए, ठीक है। कोई सी भी हो सकती है और ए और बी संख्या, ठीक है।